हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। देखिए, आइए अध्ययन करते हैं इस टॉपिक का। सबसे पहले हम देखें ऊर्जा के स्रोत दो टाइप के होते हैं। एक परंपरागत यानी कन्वेंशनल और एक गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशनल। एक परंपरागत परंपरागत एक गैर परंपरागत गैर परंपरागत। देखिए, परंपरागत को नवीकरणीय बोलते हैं, नवीकरणीय। और गैर परंपरागत को नवीकरणीय नवीकरणीय यानी ये कन्वेंशनल है, ये नॉन रिन्यूअल है, नॉन रिन्यूअल, और ये रिन्यूअल है, रिन्यूएबल। अब देखिए, इसमें नॉन जो रिन्यूअल है या अनवीकरणीय जिसे हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें हमारे मूल रूप से कोयला कोयला पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस शामिल है। जबकि जो रिन्यूअल एनर्जी है या गैर परंपरागत स्रोत हैं, इनमें कौन कौन से स्रोत आते हैं? देखिए, सौर ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, भूतापीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। अच्छा, इसमें विद्युत ऊर्जा भी आ जाएगी, जिसको जल विद्युत और ताप विद्युत कहते हैं। ताप विद्युत और जल विद्युत, ताप विद्युत ऊर्जा। इसके अलावा ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, और ये आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। इन्हें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं, ट्रेडिशनल, और ये नॉन ट्रेडिशनल। हम सबसे पहले देखें कोयला एनर्जी। कोयला के स्रोत देखे जाएं तो कोयला चार टाइप का होता है। सबसे पहले एंथ्रासाइट एंथ्रासाइट नंबर एक। दूसरा बिटुमनी बिटुमनी। तीसरा है आपका लिग्नाइट। और चौथा है आपका पीट। इसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है। ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, सबसे अच्छा होता है। इसमें 80 to 90% क्या होता है? कार्बन कंटेंट्स होता है, कार्बन की मात्रा होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। और प्रदूषण, ऊर्जा का स्तर देखें हम, ऊर्जा और प्रदूषण। तो ऊर्जा सर्वाधिक और प्रदूषण सबसे कम होता है। बिटुमनी में ये लगभग आपका 60% के आसपास इसमें कार्बन कंटेंट रहता है। लिग्नाइट में हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास कार्बन कंटेंट्स रहता है। और पीट में 30 से 40% तक रहता है। 30 से 40% कार्बन की मात्रा होती है। तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है, सबसे कम। और प्रदूषण सर्वाधिक होता है, यानी पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा पीट टाइप के उसमें होता है। अब हम देखें भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से दो कोयला क्षेत्र हैं। कोयला क्षेत्र में देखें, एक है गोंडवाना निक्षेप और एक है टर्सरी निक्षेप। देखिए, ये जो पूरा इलाका है,
ये गोंडवाना निक्षेप के अंतर्गत आता है, भारत के अंतर्गत। ये इसको क्या बोलते हैं, गोंडवाना निक्षेप। निक्षेप और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर की घाटियों में है, ये टर्सरी कोयला क्षेत्र, टर्सियरी कोयला निक्षेप। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि आपके यहाँ पे इंडिया में कौन कौन से कोयला रिजर्व है, तो एक तो गोंडवाना रिजर्व है और दूसरा टर्सरी कोल रिजर्व है। दो टाइप के रिजर्व हैं हमारे यहाँ पे। अब इसमें देखिए गोंडवाना जो रिजर्व है, यह है मुख्य रूप से आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आपका पूर्वी महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्रा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि जो टर्सरी कोयला क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है, खासकर असम और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी घाटियों में। देखिए हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पे रानीगंज, ये किस में है, पश्चिम बंगाल में। बोकारो झरिया, ये आपके झारखंड में है। सिंगरौली, कोरबा, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। सिंगरौली ये आपके एमपी में है, सिंगरौली। तलचर, ये एरिया आपका उड़ीसा में है। और सिंगरैनी, ये भी एक प्रमुख खाने हैं यहाँ पे, ये आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। एक लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान है आपकी तमिलनाडु में, नेवेली। ये लिग्नाइट कोयले की है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है आपकी, ये नेवेली, तमिलनाडु। हम पूर्वी तट पे ये महानदी का डेल्टा है, इसके अलावा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, ये वाला क्षेत्र भी मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है, और कावेरी डेल्टा ये वाला। तो ये वाले क्षेत्र भी किसके लिए जाने जाते हैं, आपके कोल एनर्जी के लिए या कोल रिजर्व के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा देखें हम यहाँ पे तो असम है, आपका मेघालय है, कुछ हिस्सा आपका ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का भी पड़ता है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, मुख्य रूप से कोल के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब देखिए पेट्रोलियम के बारे में देखते हैं। पेट्रोलियम मुख्यतः यह विभिन्न प्रकार के ईंधन के रूप में प्रकाश और ताप के लिए काम आता है, स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है और विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम आता है। मेन पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है वह मुंबई हाई है, आपके अरब सागर में बसीन है ये वाला क्षेत्र। देखिए अरब सागर में मुंबई हाई और बसीन के वाले इलाके में लगभग 63% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, ये मुंबई हाई से और बसीन वाले इलाके में। गुजरात के अंतर्गत ये खंबात की खाड़ी वाले इलाके में अंकलेश्वर से लगभग 18% उत्पादन होता है। जबकि असम के क्षेत्र में डिगबोई, नहर कटिया, शिवसागर, ये वाली जो इलाके हैं, ये वाले इलाके में से लगभग 16% पेट्रोलियम उत्पादन होता है भारत का। बाकी का कुछ जो यहाँ पे गोदावरी कृष्णा डेल्टा के समुद्र तटीवर्ती इलाकों में, यहाँ पे तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में, लेकिन हाल ही में ये परिवर्तन होके वर्तमान में ये बसीन और मुंबई हाई वाले क्षेत्र में 50% तक उत्पादन रह गया है। देखिए पहले के और अब के उसमें परिवर्तन पेट्रोलियम प्रोडक्शन में, पहले मुंबई हाई में 63% पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता था, जो 2018-19 के आसपास घट के 50% तक रह गया है। अंकलेश्वर या गुजरात वाले इलाके में 18% तक उत्पादन होता था, जो अब घट के 13% रह गया है टोटल प्रोडक्शन का भारत के का। असम वाले इलाके में 16% तक उत्पादन होता था, जो अब 12% रह गया है। बाकी के जो हम कह सकते हैं कि सौर तटवर्ती वाले इलाके में, जहाँ पर खासकर कृष्णा गोदावरी का ये डेल्टा है, इसके आसपास के समुद्र तटीय इलाके में पहले भी 3% तक आसपास उत्पादन होता था पेट्रोलियम का, आज भी इतना ही होता है। जो बड़ा चेंज आया है वो आया राजस्थान के बाड़मेर वाले इलाके में। बाड़मेर और इस वाले इलाका जो राजस्थान का है, वो एक बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर के रूप में डेवलप हुआ है वर्तमान में, और अब भारत के कुल उत्पादन का लगभग 22% तक यहाँ पे उत्पादन होता है। यानी अगर हम समुद्र तटीय इलाकों को छोड़ दें तो भारत का स्थलीय भाग में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला कौन सा है,
इलाका राजस्थान है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम प्राकृतिक गैस के रूप में देखें, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से पेट्रोलियम के साथ ही उत्पादन की जाती है। उसमें मुख्य रूप से आपका ये मुंबई हाई वाला इलाका है प्राकृतिक गैस के लिए। इसके अलावा गुजरात वाला इलाका भी प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है, और इसके अलावा जैसलमेर वाला क्षेत्र भी प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और कुछ इलाके इसमें खासकर ये आपका तमिलनाडु का पूर्वी तट है, और ये जो जहाँ पे आपका पेट्रोलियम के उत्पादक हैं वही इलाके, खासकर समुद्र तटीय वाले इलाके, और एक जो इलाका वो राजस्थान में है जैसलमेर इलाका, ये प्राकृतिक गैस का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से स्वच्छ एनर्जी स्वच्छ एनर्जी का स्रोत है, और यह मुख्य रूप से वही है आपके मुंबई हाई बसीन वाला इलाका यानी अरब सागर वाला इलाका, गुजरात वाला इलाका, जैसलमेर वाला इलाका, आपका गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा, और तमिलनाडु के पूर्वी तटों से मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस प्राप्त की जाती है। ये आपके नॉन कन्वेंशनल या आपके कह सकते हैं कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स हो गए, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हो गए। तीन ही प्रमुख प्रमुख हैं। कोयला, कोयला आपका कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा आपका क्या था, पेट्रोलियम, और तीसरा प्राकृतिक गैस। तो तीन ये प्रमुख आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं जो भारत में प्रोडक्शन के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स। देखिए वर्तमान में भारत के अंतर्गत हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, आपका ये साहिबाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम वाली ये जो एक HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, ये मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है उत्पादन की दृष्टि से और प्रोडक्शन की दृष्टि से। खासकर यह उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम कर रही है। इसके अलावा परंपरागत परागत ऊर्जा के स्रोतों में देखा जाए तो आपका विद्युत उत्पादन प्रमुख है। विद्युत उत्पादन दो तरीके से होता है, एक जल विद्युत और एक आपका जल विद्युत और एक ताप विद्युत। ताप विद्युत इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कोल का उपयोग किया जाता है, यानी कोयले का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे पानी द्वारा टरबाइन चलाई जाती है, यानी टरबाइन चलाकर ही विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे जल के प्रवाह से टरबाइन चलाई जाती है, और यहाँ पे कोल से भाप द्वारा टरबाइन का प्रवाह किया जाता है और विद्युत उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जिसमें सबसे पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक प्लेटों के माध्यम से जो सूर्य से प्राप्त होने वाली धूप है उसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भुज माधापुर, गुजरात के अंतर्गत भुज के अंदर माधापुर में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र है भारत का। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी सौर ऊर्जा की विकास की प्रबल संभावनाएं हैं, जहां पे सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। फिर देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा इसमें बड़ी बड़ी पवन चक्कियों के माध्यम से क्या किया जाता है, पवन ऊर्जा के माध्यम से टरबाइन को चलाया जाता है और उससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ऐसा ही सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा का उत्पादन का केंद्र वो कहाँ पे आपका तमिलनाडु में मदुरई से नागरकोइल तक। भारत में पवन ऊर्जा का विशालतम पवन चक्कियों का एक क्षेत्र है, वो है तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक। इसके अलावा राजस्थान में भी पवन ऊर्जा की संभावना है। राजस्थान के अंतर्गत गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये भी पवन ऊर्जा की प्रबल संभावनाओं वाले क्षेत्र हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा के सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक पवन क्लस्टर है। इसके अलावा जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान भी, ये भी पवन ऊर्जा के लिए एक प्रमुख उत्पादन के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में डेवलप हो रहा है। अब हम बात करें ज्वारीय ताप ऊर्जा की। ज्वारीय ताप ऊर्जा मुख्य रूप से जो
समुद्र का पानी है, ज्वारीय पानी है, उसके प्रवाह के द्वारा टरबाइन को चलाया जाता है और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं क्या उत्पादन किया जाता है, आपका एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आपके कौन से इलाके हैं, ये समुद्र तटीय इलाके हैं इसके अंतर्गत। इसमें भारत में ज्वारीय ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, खंबात की खाड़ी है आपकी, कच्छ की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, हल्दिया बंदरगाह, सुंदरबन डेल्टा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जो आपके ज्वारीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत। देखिए, एक है भूतापीय ऊर्जा। इसके अंतर्गत पृथ्वी से निकलने वाली विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे रंध्रों से गैस निकलती रहती है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के दो ही केंद्र हैं, पहला लद्दाख में पूगा घाटी और दूसरा है आपका पार्वती घाटी। पार्वती घाटी कहाँ पे है, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। तो ये भूतापीय ऊर्जा के भारत में दो प्रमुख क्षेत्र हैं, आप ये बात याद रखिएगा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के विभिन्न जो अंदर से निकलने वाली गैस इस पावर है, और यह गैस कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक प्रकार से गर्म झरने के रूप में भी हैं ये दोनों ही घाटियाँ। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के गर्म झरने देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोग पर्यटन जाकर वहाँ पे उसमें आराम से विश्राम करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वो भूतापीय ऊर्जा के स्रोत ही हैं। इसके अलावा एक और आपकी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है बायोगैस। बायोगैस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के गोबर, झाड़ियाँ, मानव अवशिष्ट, कृषि अवशिष्टों का उपयोग किया जाता है। इन सबको एक काफ़ी बड़े गड्ढे में डाल दिया जाता है कुछ लंबे समय के लिए, और इससे जो गैस बनती है उसको बायोगैस कहते हैं। इसका विभिन्न प्रकार से आजकल उपयोग किया जाता है। जहाँ पे गोबर का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है उसको गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं, जबकि अन्य रूप से कहीं ना कहीं इससे विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों का डालकर इससे जो गैस निकलती है उसको बायोगैस कहते हैं। इसका दो तरफा उपयोग किया जाता है, एक ऊर्जा के लिए और दूसरा इसका जो अवशिष्ट बच जाता है उसका खाद के लिए। ये खेतों में प्रमुख रूप से खाद के लिए भी काम आती है। तो यह दोहरा लाभ देती है बायोगैस एनर्जी के रूप में, क्योंकि इन अपशिष्टों का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, खाद के रूप में भी किया जा सकता है अपशिष्ट के रूप में, और बाकी का इससे जो गैस निकलती है उसको हम ऊर्जा के रूप में भी उपयोग में ले सकते हैं। तो ये प्रमुख आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो गए। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा में फोटोवोल्टिक प्लेटों से जो सूर्य की धूप का ताप का उपयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करने में। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, भुज माधापुर में है, गुजरात के अंतर्गत। और राजस्थान का पश्चिमी इलाका सौर ऊर्जा का प्रमुख एक संभावित क्षेत्र है जहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान में, और भविष्य में और भी ज़्यादा किया जा सकेगा। दूसरा पवन ऊर्जा, मैंने बताया पवन ऊर्जा भी पश्चिमी राजस्थान वाले इलाके में, तमिलनाडु में सबसे बड़ा क्लस्टर है पवन ऊर्जा का, नागरकोइल से लेके मदुरई के बीच में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, ये पवन ऊर्जा के संभावनाओं भरे क्षेत्र हैं। इसके अलावा तीसरा मैंने बताया ज्वारीय ऊर्जा। इसके अंतर्गत जो समुद्र की जो आपका ज्वार के अंतर्गत जो लहरें हैं उनके द्वारा टरबाइन चलाकर उत्पन्न की जाती है। और भारत में कच्छ की खाड़ी है आपकी, खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे पाक खाड़ी है भारत और श्रीलंका के मध्य में, ये हल्दिया, सुंदरबन डेल्टा, ये प्रमुख भू ज्वारीय ऊर्जा के स्रोत हैं। जबकि मैंने बताया भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से निकलने वाले विभिन्न छेदों से, विभिन्न रंध्रों से जो गैस निकलती है उसके जो उसकी ताप एनर्जी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। और इसमें भारत में दो सबसे प्रमुख केंद्र हैं, पूगा घाटी जो लद्दाख में है और पार्वती घाटी जो मणिकर्ण HP हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। बायोगैस एनर्जी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों का उपयोग किया जाता है। इनको एक लंबे समय तक एक गड्ढे में रखा जाता है जिससे जो इससे गैस बनती है वो बायोगैस के रूप में उपयोग में ली जाती है ऊर्जा के रूप में, और इसका अवशिष्ट होता है वह खाद के रूप में खेतों में काम आता है। ये प्रमुख आपके एनर्जी के जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो गए। एक और है, इसके अलावा एक और है आपका परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत देखिए मुख्य रूप से इसमें ये भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसके अंतर्गत यूरेनियम यूरेनियम और थोरियम, इनका उपयोग किया जाता है। थोरियम का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यूरेनियम झारखंड के अंतर्गत पाया जाता है, आपका झारखंड वाले इलाके में पाया जाता है। केरल में थोरियम के प्रमुख भंडार है, मोनोजाइट रेत मानी जाती है।
केरल के तट पर मोनोजाइट रेत है जो थोरियम के प्रमुख भंडार हैं भारत में, और यूरेनियम झारखंड वाले इलाके में पाया जाता है। इसके अलावा देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। इसके अलावा जो ट्राम्बे है, इस दिशा में सबसे प्रमुख परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की 1954 में इसकी स्थापना की गई, ट्राम्बे में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई और ट्राम्बे में परमाणु जो ऊर्जा संस्थान की स्थापना 1954 में की गई। इसके अलावा देखें, भारत में प्रमुख जो परमाणु ऊर्जा के संयंत्र है वो कहाँ पे है? नरोरा उत्तर प्रदेश, यूपी में। रावतभाटा राजस्थान, राजस्थान में रावतभाटा है। इसके अलावा काकरापार, ये गुजरात में है, गुजरात में काकरापार। तारापुर, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। केगा कर्नाटक, कर्नाटक में केगा। कल्पक्कम, ये तमिलनाडु में। ये प्रमुख आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। हाल ही में तमिलनाडु में कुडनकुलम भी एक नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र डेवलप किया गया है। तो ये 7 प्रमुख रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। नरोरा यूपी में, रावतभाटा आपका राजस्थान में, काकरापार आपका गुजरात में, चौथा तारापुर, 5वां केगा आपका कर्नाटक में, 6वां आपका तमिलनाडु में है कल्पक्कम, और 7वां कुडनकुलम। ये 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं भारत में। इसमें सर्वाधिक क्षमता 2000 मेगावाट की कुडनकुलम की। दूसरे नंबर पर रावतभाटा का स्थान आता है 1180 मेगावाट, और उसके बाद में काकरापार का 1140 मेगावाट एनर्जी के साथ तीसरा नंबर आता है। इसी के साथ यहाँ पे यह टॉपिक कंप्लीट होता है, भारत में ऊर्जा सोर्सेज या एनर्जी रिसोर्सेज। इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों टाइप की एनर्जी रिसोर्सेज आएंगे, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। यहाँ पे मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो देखने के पश्चात आपकी समझ परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, या हम कहें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में बढ़ी होगी। थैंक यू वेरी मच। हार्ड वर्क करते रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।